लिख रहा है एक व्यक्ति ने कुल 2560 किलोमीटर की दूरी तय किया है। उसमें जो 2560 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया गया है वो क्या क्या चीज़ से किया गया है, तो वायुयान से, जलयान से और कार से। मतलब कुल जो 2560 किलोमीटर चला गया है वो 3 तरह के माध्यमों से तय किया गया है, वायुयान, जलयान और कार। इस तरह से उसका डिस्टेंस 2560 किलोमीटर पूरा हो गया। करे यात्रा में लिए गए समय का जो अनुपात है वो 1:4:5 है। मतलब कहने का मतलब है वायुयान से 1 यूनिट लगा होगा तो जलयान से 4 यूनिट और कार से 5 यूनिट वो समय लगा हुआ है। आगे लिख रहा है कि इन यात्राओं में प्रयोग किए गए साधनों की औसत गति का अनुपात 20:1:8 है। औसत चाल का रेशियो दिया हुआ है 20:1:8। करें यदि पूरी यात्रा में औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जलयान की औसत गति लिया गया इसका समय, इसके द्वारा तय की गई दूरी बताना है हमको। देखिए पूरे यात्रा का जो एवरेज स्पीड है वो 64 किलोमीटर प्रति आवर है। ओवरऑल उसका स्पीड जो है पूरी यात्रा का वो 64 किलोमीटर प्रति आवर है। देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी है आपका कितना, 2560 किलोमीटर। और इसको समय से भाग दे देंगे, टोटल समय से, तो औसत चाल मिल जाएगा। या दूसरे शब्दों में ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब दूरी को चाल से भाग दे देंगे तो कुल समय भी मिल जाएगा। दोनों बात सेम हुआ ना, दूरी बटा चाल बराबर क्या होगा, समय। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कुल कितना समय लगा यात्रा में। देखिए औसत चाल दिया हुआ है, औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम यहाँ समय निकालना चाहेंगे तो दूरी को चाल से भाग दे दिए तो कुल समय पता चल गया, यानी कि कितना घंटा, 40 घंटा। तो हमें ये पता चला है कि यात्रा में कुल जो है 40 घंटा समय लगा है। 40 घंटा समय में वायुयान का भी समय है, जलयान का भी है और कार का भी है। कुल 40 घंटा में यात्रा तय हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि इन माध्यम द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:4:5 है। यात्रा में लिए गए समय का अनुपात 1:4:5 है। यानी कि वायुयान से 1 घंटा लगेगा तो जलयान से 4 घंटा और कार से 5 घंटा। हालांकि घंटा में नहीं है, हम समझने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि रेशियो में टोटल कितना समय लग रहा होगा। तो आपको दिख रहा होगा 5, 4, 9 और 1, 10। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से देखो वायुयान का समय निकालना होगा तो कैसे गुना, 1 से, यानी कि हमको पता चला 4 घंटा। जल का निकालना होगा तो 4 से, तो जलयान, बिल्कुल जल का निकाल लेते हैं। जल का निकालना होगा तो 4 से, यानी 4 चौके 16 घंटा। चलिए हमको ये पता चला कि कुल समय जो लगा था यात्रा में 40 घंटा लगा था, उसमें से जलयान से जो हम चले उसमें आपको 16 घंटा लगा। तो जलयान का समय आपका दिया हुआ है 16 घंटा। देखिए पूरे यात्रा का औसत चाल जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरे का औसत चाल जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसमें से जलयान का हम निकाल चुके हैं 16 घंटा। देखो हमको क्वेश्चन में क्या क्या ज़रूरत है, तो पहले पूछा है कि जलयान द्वारा कितना समय लिया गया, तब तो 16 घंटा। दूसरा पूछा गया है जलयान वाला चाल बताइए, क्या स्पीड से ये चल रहा था। और तीसरा जलयान जो है, जलयान से आप कितनी दूरी तय किए हैं ये बताइए। तीनों चीज़ निकालना है।
तो अगर दूरी हमको निकालना होगा तो चाल गुना समय कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। जलयान का ये समय है। दूरी अगर निकालना होगा तो चाल और गुना समय, तो समय पता, अगर चाल पता हो जाए तो दूरी निकल जाएगा, या चाल निकालना होगा तो दूरी बटा समय, दूरी निकल जाएगा तो वो चाल बता देंगे। मैंने 2 को अभी और क्वेश्चन का आंसर देना है हम लोग को। तो अभी बताइए कि चाल कैसे निकलेगा। टोटल जो दूरी दिया हुआ है वो 25 किलोमीटर है। औसत चाल पूरे यात्रा का दिया है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम अगर टोटल समय निकाल रहे थे तो टोटल समय तो हम लोग निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समय बराबर दूरी बटा चाल निकल गया। कुल समय 40 घंटा आया था, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। टोटल समय जो है आपका वो 40 घंटा था, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए। हमको जलयान का समय, जलयान का चाल, जलयान का दूरी चाहिए। तो चाल या दूरी में से अभी एक चीज़ हमको निकालना पड़ेगा। मेन चैलेंज अब ये है। समय हम लोग निकाल लिए, अब चाल निकल जाएगा तो दूरी भी निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा तो चाल भी निकल जाएगा। तो चाल हो या तो दूरी, ये कैसे निकलेगा? एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की कुल दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जल से और शेष जो है कार से तय किया। यात्रा में लिए गए समय का अनुपात, टाइम का रेशियो 1:4:5 है। चाल का रेशियो दिया है 20:1:8। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ से कुल समय निकल गया। अलग अलग इनका भी समय निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। अलग अलग निकालना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखिए, हम आपसे जलयान का समय पूछेंगे तो कितना घंटा लग रहा है? 16 घंटा। टोटल 40 घंटा है ना, यहाँ पे 10। वायुयान का निकालना है तो 1 से गुना, यानी वायुयान का कितना हो जाएगा? 4 घंटा। 16 4 20, तो ये 20 होबे करेगा कार से। ठीक है, यहाँ तक मतलब ये हुआ कि जलयान से लग रहा है 16 घंटा, वायुयान से लग रहा है 4 घंटा और कार से लग रहा है 20 घंटा समय। और चाल दिया हुआ है 20:1:8। ये आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं टाइप, कि जब 2 अलग अलग घर का रेशियो दिया रहे और निश्चित राशि सिर्फ एगो दिया रहे, तो जिस घर का निश्चित राशि दिया रहेगा उसी घर के बारे में पता लगा सकते हैं।
वो टाइप ऐसा पढ़े थे ना, उसी से संबंधित है ये। अब देखिए ये तो निश्चित हो गया, अब आराम से इसको निकाल सकते हैं। 20 चौका 80, 16 एकम 16, 8 दूनी 16, 160। ये चाल है, ये आपका समय है, तो चाल को जब समय से करेंगे तो क्या मिल गया? दूरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वो अनुपातिक राशि है, ये तो निश्चित राशि है ना। अब देखो प्रश्न के हिसाब से कुल दूरी जो है 2560 किलोमीटर है कि नहीं? और यहाँ देखिए कुल दूरी हमको लगता है 256 होगा, जोड़ के देख लीजिए। मेरे समझ से 256 आएगा, आ रहा है ना। तो टोटल दूरी का तुलना टोटल दूरी से हमको तो सिर्फ ज़रूरत है किसका? तो जलयान का दूरी निकाल लेते हैं। तो जलयान का दूरी निकालना है तो कैसे गुना, यानी कितना? अच्छा एक बात बताइए, जब ये 160 किलोमीटर दूरी है, समय लग रहा है 16 घंटा, तो चाल कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? देखिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि ये हम क्या, हमारे पास जो कुल दूरी दिया था वो 2560 किलोमीटर दिया था, औसत चाल दिया था 64। तो इस तरह से यात्रा का हमको कुल समय मिल गया कितना घंटा? 40 घंटा। जैसे यात्रा का कुल समय मिला तो हम इसमें से देखिए समय का रेशियो दिया था 1:4:5, तो हम सबको तुलना कर करके जलयान का समय हम निकाल लिए। तो जलयान का समय हमको कितना आया? 16 घंटा, इतना ज़रूरत था। अब आगे देखिए, जैसे ही जलयान का समय आ गया, वायुयान का समय आ गया, कार का समय आ गया, और चाल का रेशियो 20 से काट दिया, तो ये निश्चित राशि बन गया सब, ये अनुपात में है। तो चाल गुने समय करेंगे तो ये दूरी में मिलेगा। प्रश्न के हिसाब से टोटल 2560 किलोमीटर दिया, और यहाँ कितना हो रहा है? 256। जलयान का निकालना था तो 16 से गुना, यानी कि 160 किलोमीटर। यही आपसे पूछ रहा था, यहाँ तक सही है? अब रुक जाओ, अगर मान लो कि सेम क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आया होता ये, और सेम डेटा रहता, मुझे नहीं पता, हमने ये ऑप्शन सेट भी नहीं किए हैं, तो हम क्या करते पता है? इसके द्वारा लिया गया समय तथा इसके द्वारा तय की गई दूरी और इसके द्वारा लिया इसका चाल। सबसे पहले है जलयान का चाल बताइए, उसके बाद इसका बोल रहा है कि समय बताइए, और उसके बाद पूछ रहा है इसका, देखिए ना ऑप्शन यही बोला है कि तो बताइए कि यात्रा में जलयान द्वारा तय की गई जो स्पीड था वो क्या था, और उसका द्वारा लिया गया समय क्या था, और उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या था। तो जैसे पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है 10, 16, 160, इसको आंख बंद करके भी आप मारते तो कोई दिक्कत नहीं था। बोलो क्या है? देखो चाल गुने समय बराबर होना चाहिए, कौन चीज़ होता है कि नहीं? चाल गुने समय बराबर दूरी ना होता है। तो 10 गुने 16 बराबर 160। अरे पहला ऑप्शन चाल होगा, और दूसरा ऑप्शन आपका समय होगा, और तीसरा ऑप्शन आपका दूरी होगा। तो चाल गुने समय बराबर दूरी होना चाहिए। और बाकी देखो तो 16 दहिया 160 बराबर हो रहा है क्या? 10 दहिया 100 नहीं बराबर हो रहा है, 15 15 225 नहीं बराबर, एक ही ऑप्शन हो रहा है ना। तो इसको बिना दिमाग अगर थोड़ा सा यूज करते तो ऐसे ही आप मार के आगे बढ़ सकते थे। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। चलो ध्यान दो इस क्वेश्चन को। 3 सोने के सिक्के का वजन का अनुपात 5:6:7 है। पहला, दूसरा और तीसरा 3 गो सोना का सिक्का है, उसका वजन का रेशियो निकाला गया तो 5, 6, 7 में आया। कर पहले 2 सिक्के का वजन को किस अनुपात में बढ़ा दिया जाए कि इनका अनुपात 7, 6, 5 हो जाए। देखो क्या बोला गया है कि 3 सिक्के का वजन का अनुपात 5, 6, 7 है, बिल्कुल है। अब कह रहा है कि बताओ यदि पहले 2 सिक्के का वजन को कितना बढ़ा दे, किस रेशियो में बढ़ाना है वो तो आंसर देना है, लेकिन होना क्या है कि पहले 2 सिक्के का वजन को क्या कर दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए कि ये जो नया रेशियो होना चाहिए 7, 6, 5 होना चाहिए। पहले 2 सिक्के के वजन को किस अनुपात में बढ़ा दिया जाए कि इनका अनुपात 7, 6, 5 हो जाए। यानी कि पहले 2 सिक्के के वजन को बढ़ाना है, तो पहले 2 सिक्के का वजन को बढ़ाइएगा तो तीसरा भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? तीसरा भी बढ़ जाएगा।
2 के साथ तीसरा फ्री हो जाएगा, तीसरका का वजन सेम न रह जाएगा। 7 पचे 35 और 5 सते, इसमें यही दिमाग लगाना था कि अरे पहला वाले 2 को बढ़ाइएगा तो ये दोनों बढ़ जाएगा, तीसरका का वजन तो बढ़ाना नहीं है, तो तीसरका वजन सेम रहना चाहिए। तो 7 पचे 35, 5 सते 35, अब सबको 7 से और इन सबको 5 से। तो कह रहा है कि किस रेशियो में बढ़ाया जाए। तो देखो था कितना 25, हो गया कितना, तो 25 से हो गया 49, कितना बढ़ रहा है 24, कितने से 25 से। दूसरा था 30 से हो गया 42, कितना बढ़ रहा है 12, किस से 30 से। किस अनुपात में बढ़ा दिया जाए। ये लगता है बता दिया आप लोग को, बताए हैं, याद नहीं है, नहीं बताएं। इसका आंसर होगा 1/2 या -1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जोड़ करके बहुत अच्छे से समझाए थे हम। चलिए ध्यान दीजिए, 89 नंबर। एक्चुअल में ये आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस में आएगा, फिलहाल हम बेसिक तरीक़ा से बता रहे। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो एक टाइप बन करके आएगा, तो वहाँ से और डेप्थ में हम लोग और भी क्या क्या जुगाड़ लगा सकते हैं वो भी सोचेंगे। फिलहाल एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाएगा उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाएगा। कह रहा है यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। सुन लो, इस लाइन पे थोड़ा सा गौर फरमा लो। कह रहा है यदि कुत्ते की 1 छलांग में जो तय की गई दूरी होगी खरगोश के 3 छलांग में तय की गई दूरी आपस में कौन सी है, बिल्कुल एकदम बच्चा जैसा समझा रहे। देखो कुत्ता का 1 छलांग और खरगोश का 3 छलांग, दोनों दूरी हो जाएगा बराबर। मतलब क्या होगा, देखो ऐसे समझो, ये कोई डिस्टेंस है ए से बी तक मान लो, ये कोई दूरी है, कुछ दूरी भी फिक्स कर देते हैं। पहले तो इसको क्या करो, खरगोश को 3 छलांग लगवाओ। तो 1 छलांग लगाया खरगोश यहाँ आया, दूसरा लगाया यहाँ आया और तीसरा में पहुँच गया। यही है खरगोश ना, 1 छलांग 2 छलांग 3 छलांग। तो कह रहा है कि खरगोश के 3 छलांग में जो तय की गई दूरी होगी वो कुत्ता कै छलांग लगाएगा। तो यहाँ से कहाँ जाएगा कुत्ता, बोलो आए। ये एसएससी का ज्योमेट्री का फिगर बन गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे पूछता है ज्योमेट्री में, शेडेड एरिया क्वेश्चन। देखो अब ये तो बेचारा खरगोश अपना 3 छलांग ऐसे ऐसे लगाया और यहाँ पे आ गया, और कुत्ता 1 छलांग लगाया तो यहाँ पहुँच गया। अब देखो छलांग जो है दूरी को फिक्स नहीं करता है, दूरी को डिनोट नहीं करता है। छलांग मतलब हम नहीं जानते हैं क्या है मीनिंग, तो इसलिए हमको छलांग का मतलब भी समझना पड़ेगा। छलांग से दूरी का नहीं पता चलता है। तो ये देखो बाबू, ये जो आपका खरगोश है और ये जो आपका कुत्ता है, तो सबसे पहले खरगोश का या तो कुत्ता का, जिसका दिल करे उसका दूरी मान लो। हम कुत्ते का ही मान लेते हैं, सॉरी खरगोश का। तो खरगोश का 1 छलांग बराबर कितना दूरी मान लिया जाए, कुछ मतलब होगा, दूरी पता हमको लगाना है ना। छलांग से हमको क्या लेना है, 1 छलांग मतलब वो कितना दूरी तय करता है हमको ये पता होना चाहिए। तो 1 छलांग मतलब कितना दूरी मान लिया जाए। आप x भी मान सकते हैं, y z भी मान सकते हैं, 1, 1.5, पौने 2, 2.5, 100 कुछ भी मान सकते हैं, आना चवन्नी कुछ भी मान सकते हैं। कितना मान लिया जाए, कितना मान लिया जाए, मान लेते हैं। मतलब ये 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर। अरे हाँ या ना, एक बार में 2 मीटर, फिर अगला 2 मीटर, फिर अगला 2 मीटर। यानी कि कुल मिलाकर के ये 3 छलांग तय किया। इन 3 छलांग में कै मीटर तय किया। और कुत्ता क्या करेगा, कितना, चलिए यहाँ तक तो समझ रहे बात।
जो बोला वो अभी लिखे हम। अब क्वेश्चन को बनाया जाए। कह रहा है कुत्ते व खरगोश की चाल का अनुपात बताइए। कुत्ता और खरगोश, कुत्ता और खरगोश का चाल का रेशियो बताना है। चाल बराबर कौन सी होता है भाई? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय करेंगे तो चाल निकल जाएगा। समझ लो, मेरा काम है इसको समझाना और कुछ नहीं, हम बना नहीं रहे, समझा रहे हैं। तो रुक जाइए, ये हम लोग एक कंडीशन पढ़े हैं कि इसका दूरी का इनके बीच किस तरह का संबंध है। ये दूरी का रेशियो इनका निकालना हम चाह रहे थे। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करेंगे भी, अभी तो सीखो। अब पहला लाइन में आपको देखो क्या बोल रहा है कि जितना समय में खरगोश 5 छलांग लगाएगा, तो जितना समय तो छोड़ दो, कोई समय होगा, लेकिन 5 छलांग खरगोश लगाएगा। तो ध्यान रखो, 5 छलांग से दूरी नहीं पता चलेगा, उसका हमको छलांग का मतलब पता होना चाहिए। तो आपको पता है खरगोश एक छलांग में कई मीटर चलता है? 2 मीटर। तो 5 छलांग चलेगा तो कई मीटर दूरी तय करेगा? बोलो। खरगोश जितने समय में 5 छलांग, तो जैसे ही 5 छलांग बोला तो आप चूँकि एक छलांग का उसका मतलब 2 मीटर माने थे, तब 5 छलांग का मतलब 5 दूनी जितने समय, कितने समय, एक्स वाई जेड टी भी 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना मान लें? चलो 1 घंटा। अरे टीओ रखोगे तब वही बात है। माने 1 घंटा में 10 मीटर चलता है। उतना ही देर में मतलब कितना देर में? 1 घंटा में, है कि नहीं? तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उतने ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाएगा। और कुत्ता 3 छलांग लगाने का मतलब कितना दूरी तय करेगा? 18 मीटर। तो दूरी बटा समय चाल, दूरी बटा समय चाल, यानी कितना? 9 अनुपात नहीं। अब जरा सोचो, रुक जाओ, थोड़ा सा और आपका कसरत करवाते हैं दिमाग का। अगर मान लो कि 1-1 मीटर का होता है, ये होता कि नहीं होता? तो क्या होता भाई, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाएगा, तो 5 छलांग लगाएगा तो 5 छलांग लगाएगा खरगोश, तो कई मीटर दूरी तय करेगा? उतने ही देर में कुत्ता जो है 3 छलांग लगाएगा। तो कुत्ता 3 छलांग लगाएगा मतलब कितना? 3 तरीका होगा ना। समय दोनों का सेम है, यानी कि 9 अनुपात 5। लेकिन देखो इसको और कैसे करते हैं लोग, इसी चीज़ को कैसे कर दिया जाता है। जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने ही देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यहाँ तक ठीक है? अरे कुत्ता 3 छलांग, खरगोश 5 छलांग। कह रहा है यदि कुत्ते की 1 छलांग, कुत्ता का, तो कुत्ता वाला जाएगा खरगोश के पास, और खरगोश का 3 छलांग, दोनों आपस में बराबर है ना। देखो ना भाई, आप लोग सब जानते हैं, जितने देर में कुत्ता 1 छलांग, उतना ही देर में खरगोश, तो खरगोश वाला कुत्ता के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? और कुत्ता वाला खरगोश के पास। 2a = 3b, तो a अनुपात b 3 अनुपात 2। तो ये हो गया सीधे 9 अनुपात 5। नहीं तो ये भी आसान था। हैं?
पता नहीं वो कौन लड़का मैसेज किया था, आप ही लोग में से मैसेज किए थे क्या? गाय मुर्गा वाला हम लिख के भेज दिए थे। क्वेश्चन कोई भेजा था व्हाट्सएप पे, गाय मुर्गा का ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहे कक्षा में 65 छात्र है, उनमें 39 रुपया इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़का को 80 पैसा, प्रत्येक लड़की को 30 पैसा। कक्षा में लड़का और लड़की की संख्या कितना है? लड़का और लड़की, तो लड़का निकालना होगा तो सबको लड़की मानेंगे, और लड़की निकालना होगा तो सबको लड़का मान लेंगे। चलो लड़का निकालते हैं ताकि सबको लड़की मानना पड़े। तो लड़का अगर निकालेंगे तो सबको लड़की मानना पड़ेगा। सबको का मतलब कै गो? 65 गो। अब 65 के 65 यदि लड़की होते तो क्या होता भाई? तो लड़की का काम है 30 पैसा देना, तो 65 के 65 यदि लड़की होते तो टोटल इतना ही पैसा नहीं इकट्ठा होता। यानी कि 5 तिहाई 15, 36 18 और 1 19, 1950 पैसा, यानी कि 19.5 रुपया। हाँ या ना? 19.5 रुपया मिलना चाहिए था। अब प्रश्न बोला है कितना मिल रहा है? 39 रुपया। यानी कि कितने का अंतर हो गया? 19.5 रुपया का। तो हमारे हिसाब से 19.5 रुपया का अंतर है। और देखिए 80 पैसा 30 पैसा में कितने का अंतर? 50 पैसा। 50 पैसा का मतलब 0.5 रुपया का। देखो 5 से 5 ख़त्म हो जाएगा, यानी बॉयज़ कितने हो गए? अब बॉयज़ जब 39 होंगे तो 16 गो, अच्छा 26 गो, 26 गो गर्ल्स होना चाहिए, क्योंकि जोड़ जाड़ के 65 गो होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये आप कर सकते थे आप लोग। यह टाइप आपको सब पढ़ाया हुआ है। देखो एक थैले में ड्राई सीमेंट और रेत जो है वो 4:1 में है, और दूसरे थैले में ड्राई सीमेंट और बजरी है, उसमें रेत नहीं है। ये पहला थैला है और ये दूसरा थैला। दूसरा थैला में ड्राई सीमेंट और बजरी 5:2 में है, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले थैले की अपेक्षा दूसरे में दुगना है। तो हम आपको बताए थे असमान मात्रा वाले प्रश्न, समान आयतन और असमान आयतन वाले प्रश्नों को हल करना सिखाए थे ना। तो असमान वाले बर्तन और असमान बर्तन वाले में बोले थे कि सबसे पहले तो बर्तन को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद जिस रेशियो में बांटना होगा बांट सकते हैं हम लोग। तो यहाँ है टोटल 5, यहाँ है 7। तो सबसे पहले सेम करने के लिए क्या यहाँ तक ठीक है? अब जिस मतलब ये अब तो बराबर बराबर हो गया, नहीं 1:1 हो गया। अब इसको हमको जिस रेशियो में बदलना है बदल लेंगे। पहले थैले के अपेक्षा दूसरे मात्रा दुगनी है, मतलब इसमें 1 है तो इसमें, तो इसको और 2 से गुना कर दो, ऑटोमेटिक ये डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब आराम से बता सकते हो उसमें ड्राई सीमेंट, रेत और बजरी का अनुपात। तो पहले बर्तन से ड्राई सीमेंट आपको मिलेगा 28, और दूसरे से 50। उसी तरह से पहले बर्तन से आपको रेत मिलेगा 7 और दूसरे से 0, है कि नहीं? और तीसरे बर्तन से आपको बजरी मिलेगा, पहले वाले से तो कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे से मिलेगा 10 दूनी 20, यानी 78:7:20। कुछ कॉमन हो नहीं रहा था, नहीं तो दूसरा तरीका भी बताए थे ना।
ABC एक काम को क्रमशः 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं यदि उनकी प्रत्येक दिन की मजदूरी जो है 4:3:2 में हो तथा यदि A को कुल 144 रुपये की मजदूरी प्राप्त हुए हो तो कार्य समाप्त करने की कुल मजदूरी क्या थी। ध्यान दीजिए, यदि उनकी प्रत्येक दिन की दैनिक मजदूरी दिया है 4:3:2 तो कार्य समाप्त करने की कुल मजदूरी क्या थी। कार्य समाप्ति का मतलब सब लोग सेम समय के लिए काम किया होगा। कह रहे हैं A को कुल जो है 144 रुपया प्राप्त हुआ है तो कार्य समाप्त करने की कुल मजदूरी क्या थी। ये जो दिया हुआ है A को कुल जो है 144 रुपया मिलता है, ये इसका कुल मजदूरी है। अच्छा, A जो है 30 दिन काम कर सकता है, B जो है 50 दिन में कर सकता है और C जो है 40 दिन में कर सकता है। यदि उनकी प्रत्येक दिन की मजदूरी इतना में हो तथा यदि A को कुल इतना रुपया मजदूरी प्राप्त हुए हो तो काम समाप्त करने की कुल मजदूरी क्या थी। मतलब ये हुआ कि सब अलग अलग समय के लिए तो नहीं कर रहा है, सेम समय के लिए कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा, हम देख लेते हैं, शायद वो ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हम देख लेते हैं। तो 4×3=12, 5×3=15, 27 और 4×2=8, 35 नहीं, A का है 12 टोटल पूछ रहा है तो कैसे गुना। 12×5=60, 12×3=36 और 6×42। यदि A को कुल 144 रुपया प्राप्त हुए हो तो 12, 4×3=12, 15, 27 और 8, 35। ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो दिया है प्रत्येक दिन का मजदूरी दिया हुआ है और सब लोग साथ में ही काम समाप्त कर रहे हैं। 4:3:2 प्रत्येक दिन का मजदूरी है तथा A को कुल 144 रुपया मजदूरी प्राप्त हुआ है। देखो मेरे समझ से कह रहा है कि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी क्या थी। तो काम समाप्त करने का मतलब सब लोग मिल करके अगर करेंगे तो जनरल बात है कि सब लोग सेम समय के लिए काम किए होंगे। तो एक दिन का मजदूर इतना, तो जितना दिन भी किए होंगे तो अगर 10 दिन भी करेंगे तो सबको 10 से भी गुना करेंगे तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी रेशियो वही रहेगा। यानी कि 4×3=2 ये टोटल मजदूरी होगा। तो 4×3=7 और 2 9, सॉरी A का है 4, टोटल मजदूरी निकालना है तो 9 से गुना। मेरे समझ से 4×3=12, 4×6=24, 9×6=54, 27 और 5 32, 324 रुपया। तीस, 50 और 40 से यहाँ कोई लेना देना नहीं दिख रहा हमको।
अगर लेना देना है भी लेकिन अंत में कह रहा है कार्य समाप्त करने की कुल मजदूरी। रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। पूरा कहानी ये लग रहा है कह रहा है। श्री शर्मा के वसीयत के अनुसार उनकी जायदाद का आधा हिस्सा उनकी पत्नी और बाकी हिस्सा उनके दोनों पुत्र रवि और राज में बराबर बांट दिया जाता है। वसीयत के अनुसार जायदाद का आधा बचा बराबर। कुछ वर्ष बाद रवि की मृत्यु हो जाती है और वह अपनी जायदाद का आधा 1/2 1/4 और वह अपनी जायदाद का आधा 1/8 बाकी का अपने भाई राजा के राज की मृत्यु वह अपनी जायदाद का आधा 1/16 बाकी का अपनी माँ के लिए जो भी जिंदा है। तो एक काम करिए, 2, 4, 8, 16 से कटने वाली राशि टोटल जायदाद 16, 25, 80 मान ले क्या? मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो 16 हमको दिख रहा है, लेकिन 16 का और ज़्यादा बढ़ के हम ले लेते हैं। क्या पता बीच में दिक्कत उक्कत हो जाए, और अब दिक्कत होगा भी तो अब पीछे नहीं बढ़ेंगे, इसी पे चलेंगे। श्री शर्मा के वसीयत के अनुसार उनकी जायदाद का आधा हिस्सा उनकी पत्नी को जाएगा। देखो उनका टोटल हिस्सा हम लोग मान लिए कि श्री शर्मा का 80 था, और उनकी जायदाद का आधा हिस्सा उनकी वाइफ को जाएगा, यानी कितना? 40। कह रहा है कि और बाकी हिस्सा उनके दोनों पुत्र रवि और राज में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। रवि और राज को बराबर बराबर बांटिएगा तो कितना बांटना पड़ेगा? 20-20। आगे देखिए क्या बोलता है। कुछ वर्ष बाद रवि की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और वह अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ देता है और बाकी का अपने भाई राज के लिए। समझे? देखो क्या कह रहा है, ये 20 में से 10 अपनी वाइफ को देगा और 10 अपने, तो भाई के पास 10 बढ़ न जाएगा? नहीं, 10 और 10 20। इसका हिसाब किताब कहानी प्रॉपर्टी का ख़त्म हो गया। कुछ वर्ष बाद जब रवि की मृत्यु हो जाती है और वह अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ देता है और बाकी का अपने भाई राज के लिए। ठीक है, चलो आगे। जब राज की भी मृत्यु होती है, इसके पास तो 30 है टोटल। जब राज की मृत्यु होती है तब वह अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ देता है। तो इसका आधा का मतलब कितना? तो अभी भी बचा कितना? 15। आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ देता है और बाकी का अपनी, जो अभी भी जिंदा है। तो बाकी बचा कितना भाई? 15। और ये किसको चल जाएगा? माँ के लिए। माने यहाँ पे है ना, माँ अब 88,000 रुपये मूल्य की जायदाद की मालिक है। आप देखिए तो अभी माँ के पास कितना है? पूछ रहा है कि श्री शर्मा की जायदाद का कुल मूल्य कितना था? कितना था? तो 11 × 5 = 55, 11 × 8 अब 5 × 16 = 80, 16 × 8 = 28 से। ठीक है, 16 मानने पर शायद नहीं है दिक्कत, पॉइंट में नहीं होता है ना। खैर हम जानबूझ के बड़ा मान लेते हैं कि पॉइंट नहीं है। शायद आप लोगों को बता दिया गया था, देख लो। बताए थे या नहीं बताए थे? बताए थे।
चलो 96 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना आप लोग थोड़ा। अच्छा 97 देख लो। टोटल कितना लास्ट क्वेश्चन है वो मिसलेनियस का? 115 बस। हम तो अभी 130-35 सोच रहे थे। मतलब अब आप लोग का ख़त्म हो जाएगा लगता है कल। 2400 रुपये को पुरुष तथा महिला में बांटा जाता है जिनकी कुल संख्या 95 है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, जिनकी कुल संख्या 95। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं क्वेश्चन ऐसा करें। सभी पुरुष और महिला द्वारा प्राप्त राशि में 6:5 का अनुपात है। तो लगता है बता दिए हैं वो, कोई बात नहीं। लेकिन उनके व्यक्तिगत हिस्से में 4:3 का अनुपात है। ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ध्यान दो। करें टोटल पुरुष और टोटल महिला के पास 6:5 में धन है। टोटल पुरुष और टोटल महिला के पास 6:5 में धन है, लेकिन प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के पास 4:3 में धन है। तो सीखिए, ये जो 95 दिया हुआ है कुल संख्या दिया है मेल और फीमेल का, तो हमको रेशियो भी मेल और फीमेल का निकालना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सुनो सीखो। आपके पास जितने भी महिला हैं, मुझे नहीं पता कितने आप लोग महिला हैं, इधर पूछ रहे हैं महिला लोग से। जितने भी महिला लोग हैं इनके पास टोटल 10,000 रुपया है। कितना है टोटल मिला के? इनके पास 10,000 रुपया है, लेकिन हर एक महिला के पास 2,000 रुपया है। तो बताओ कै गो महिला होगी, कै गो होगी? नहीं होंगी। अच्छा टोटल पुरुष कितने नहीं पता, लेकिन टोटल पुरुष के पास 20,000 रुपया है और हर एक पुरुष के पास 2,000 रुपया है। तो कितने होंगे? अब 5,000 रुपया हर एक पुरुष का होगा तो 4 गो होंगे ना। कहने का मतलब आप कैसे निकाले संख्या ये आपको पता चल गया। तो टोटल महिला के पास 6 रुपया, पुरुष के पास 6 रुपया, टोटल महिला का हिस्सा 5 रुपया है। ये लिखा क्या है? सभी पुरुष और महिला में प्राप्त राशि का अनुपात 6:5 है। माने टोटल पुरुष के पास 6 रुपया, टोटल महिला के पास 5 रुपया। लेकिन जब उनका व्यक्तिगत हिस्सा निकालेंगे प्रत्येक के पास, तो पता चलेगा प्रत्येक पुरुष के पास 4 रुपया, प्रत्येक महिला के पास 3 रुपया। तो संख्या कैसे पता चलेगा? भाग दे देंगे तो नहीं निकल जाएगा संख्या? तो संख्या का रेशियो निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 9:10। समझ में आया? अब तो हो गया। टोटल पुरुष और महिला मिलाकर कितना है? 95। यहाँ देखिए रेशियो में कितना, तो टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका कह रहा है कि महिला की संख्या बताइए, तो कैसे गुना? 19 से 5 बार में 5 10 है। सात बट्टा 3 रोटी हम लोग बांट करके खाए थे, नहीं 70 पैसे के हिसाब से नहीं खाए थे, 20 पैसा और 50 पैसा। वैसे ही तर्क पर कुछ ये भी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ध्यान दो। एक ऑफिस में असिस्टेंट और अफसर हैं। अगर 14 असिस्टेंट चले जाएंगे ना, तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 अफसर बचेगा। इससे पहले को क्वेश्चन पढ़े होंगे कि जब 15 गो लड़की चले जाएगी तो लड़का और लड़की का अनुपात इतना रहेगा। बाद में जब 45 लड़का चले जाएंगे तो लड़का और लड़की का अनुपात इतना होगा। पढ़े थे क्वेश्चन, सेम हो वो वही क्वेश्चन है। इसमें क्या करेगा कि पहले 14 गो असिस्टेंट चला जाएगा, तब प्रत्येक असिस्टेंट के लिए, मतलब प्रत्येक मतलब एक असिस्टेंट के लिए कितना अफसर रहेगा? 2। यानी कि जब असिस्टेंट होंगे 1 गो तो अफसर होगा 2 गो, 1:2 में रहेंगे। ऐसा हो रहा है कब? जब 14 असिस्टेंट को बाहर बैठा दिए तब। तो शुरुआत में इतना प्लस 14 और रहेंगे असिस्टेंट। असिस्टेंट का ही पूछेगा, या देखो
तो कह रहा है कि इसके बाद जब 45 ऑफिसर चले जाएंगे तो प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट, प्रत्येक ऑफिसर के लिए कितने असिस्टेंट? 5। देखो पहले से तो असिस्टेंट और ऑफिसर है 1:2 में, हटाओ ना 14 को असिस्टेंट को हटा दिए तब वो असिस्टेंट ऑफिसर 1:2 में है ना। और इसमें से कह रहा है कि बाद में 45 अफसर चले जाएंगे तो 5:1 में होगा। हम बोले अफसर जाएंगे तो अफसर घटेगा ना, 45 ऑफिसर जाएगा तो ऑफिसर यहाँ से कम हो गया होगा, असिस्टेंट नहीं ना कम होगा। तो असिस्टेंट को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ भी 5 से। प्रश्न के हिसाब से 45 ऑफिसर चला गया है, 45 ऑफिसर गया। यहाँ देखिए 10 से हो गए, कितना गया? आपसे पूछ रहा है कि शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, तो कैसे गुना? 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25। तो क्या 25 को थे शुरू में? 14 को बाहर भी तो बैठे हुए थे, 14 को निकालने के बाद 2:1 में थे, यानी कि 5:10 में दिख रहे हैं ना। तो 25 और 14 कितना हो जाएगा? देखो पहला ही ऑप्शन दिया है आपको 25 मारने के लिए, है कि नहीं? 25 नहीं ना होगा? लो आ गया, सेम फिर से रिपीट हो गया। यही क्वेश्चन हुआ था ना, यही क्वेश्चन था ना। ये सब ट्राई कीजिएगा, सब बन जाएगा, ये सब बताए हुए हैं। ये सब देखने में बड़ा लग रहा है छोटा क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा, ये सब बन जाएगा। ये बोला, इससे पहले वाला भी बताए होंगे, एगो टाइपे में पढ़ाए थे ये एगो टाइपे में पढ़ाए थे। अब तक 56, 99, 69 वाला जो एगो टाइप आया था उसमें ये बताए थे। ये बता देना, बन जाएगा, ये भी हो जाना चाहिए, सब बन जाएगा, सब हो जाएगा। चलो अंतिम क्वेश्चन आज का एगो बता के इसको छोड़ रहे हैं। शायद सही है, शायद टाइपिंग एरर नहीं है मुझे लगता है। देखिए किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्न में से 1/20 ने सभी का उत्तर दिया, 1/20 ने किसी का उत्तर नहीं दिया, शेष विधा के केवल 4 प्रश्न का उत्तर दिया केवल। तो बता दिया आप लोग को? नहीं बताए होंगे। चलो देखो क्या बोल रहा है कि आपके एग्ज़ाम में टोटल 5 विषय का परीक्षा हुआ, सॉरी 5 प्रश्न आए हैं। तो 5 प्रश्न आए हैं तो ध्यान दो, सबसे पहला तो ये हो सकता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे आप लोग में से, जैसे 5 क्वेश्चन आपको दिया गया बनाने के लिए, कितने विद्यार्थी मुझे नहीं पता, 100, 200, 500, 1000 जो भी विद्यार्थी हो, लेकिन सबके लिए 5-5 क्वेश्चन ही दिया गया, मतलब 5 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ। तो 5 क्वेश्चन का टेस्ट होगा तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनता है, ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न को हल किए होंगे, है कि नहीं? 5 में से पता चला सिर्फ एक ही क्वेश्चन को हल किया। कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 2 क्वेश्चन, कुछ ऐसे होंगे जो 3, कुछ ऐसे भी होंगे जो 4, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 5, और कुछ बेचारा ऐसे भी होगा जिसका ओपनिंग ही नहीं होगा, खाता भी नहीं खुलेगा। ऐसा हो नहीं सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है, यह ना पॉसिबिलिटी है। तो आप सुन लीजिए, किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या का 1/20, यानी कि हम मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी 100 हैं, 100 बारी क्वेश्चन बनाए इसलिए डायरेक्ट बोल रहे हैं 100 का है कि देखो जो 20 से कट जाए और 24.5%, तो 100 का 24.5% निकालना आसान है ना। तो इसलिए हम क्या किए कि कुल विद्यार्थी कितना मान लिए? 100। अब देखो कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या का 1/20, तो कुल विद्यार्थी हैं 100 और उसका 1/20 यानी कितना? 5 ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। सभी का मतलब 5 प्रश्न का उत्तर देने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। आगे कह रहा है तथा 1/20 ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। किसका है 1/20? वही 100 का। तथा और हमेशा फर्स्ट पर्सन मतलब शुरू में स्टेटमेंट में है। तो 100 का 1/20 यानी 5 ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।
कह रहा है शेष विद्यार्थी, शेष कितने बचे भाई? 5 विद्यार्थी, टोटल 100 विद्यार्थी में 5 को तो पता चल गया, 5 को ऐसा है जो 5 को हल किया है, 5 विद्यार्थी ऐसा निकला जो किसी को नहीं हल किया, यानी 10 विद्यार्थी का तो रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया है। अब 90 को का रिपोर्ट तैयार करना है। तो कह रहा है शेष विद्यार्थी यानी 90 का 1/4, तो 90 का 1/4 कितना होगा? होगा ना? 90 का 1/4 भाग केवल 4 प्रश्न का उत्तर दिया, यानी कि 22.5 लोग केवल 4 प्रश्न का उत्तर देंगे। आपके दिमाग में आएगा सर 22.5 लोग हो सकता है क्या? 22.5 विद्यार्थी कैसे हो सकते हैं भाई? आप 200 मानोगे तो 45 हो जाएंगे, फ्रैक्शन ये दशमलव में नहीं आएगा, तो उससे मतलब नहीं लेना है। तो 22.5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 4 प्रश्न को हल किए हैं, और 1/5 ने केवल 1 प्रश्न। किसका 1/5? 90 का। 100 अब कहाँ से रहा? उसी के साथ तथा लगा हुआ है ना, तो 90 का 1/5 यानी 18 ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया है। अब आगे देखिए, यदि कुल विद्यार्थी का 24.5%, तो 100 का 24.5% कितना होगा? 24.5। 3 प्रश्न के उत्तर दिए, और 200 विद्यार्थी ने केवल 2 प्रश्न के उत्तर दिए। ये जो 200 विद्यार्थी है वो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है जो केवल 2 प्रश्न का उत्तर दिए। तो हमको भी रेशियो में वैसे विद्यार्थियों की संख्या निकालना होगा जो केवल 2 प्रश्न का उत्तर दिए, हाँ या ना? तो रुक जाओ, टोटल 100 विद्यार्थी का हिसाब किताब हम लोग कर रहे हैं। 22.5, 10 को का तो छोड़ दो, 22.5 और 18, 22 और 18 कितना हो जाएगा? 40। 40 और 24 64, और 1 65 और 10 बचा कितना? ये 25 ऐसा विद्यार्थी होगा जो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न, ये ना हो सकता है? अब सबका तो हम निकाल लिए, तो यही ना होगा। अब प्रश्न बोला है कि नहीं 200 विद्यार्थी ऐसा है जो केवल 2 प्रश्न का हल किया, और हमारे हिसाब से कितना है? 25। पूछ कौन सी रहा है? तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? बोलिए कितना है? समझ में आया? क्वेश्चन आसान था, दिक्कत क्या था? लैंग्वेज। यहाँ पे मिस्टेक होगा तथा 1/20, तो आप पता चला 100 का 1/20 निकाले कि 90 का 1/20 निकाले, है ना? फिर यहाँ एक बार मिस्टेक था 1/4 किसका? 90 का, और फिर 1/5 90 का ही कि 80 का कि 100 का, तो लैंग्वेज का खेला था। चलिए अब आगे आप लोग ट्राई कर आइएगा, कल लगभग ख़त्म हो जाएगा। सोमवार तो नहीं, मंगलवार को ही नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।